तो अपने सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, आखिर कैसे आपको अपने दिल का खास ख्याल जो है वो रखना है। डॉक्टर मनोज, हमसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सर्दियों में जो दिल को लेकर बीमारियां हैं और रिस्क है वो आखिर क्यों बढ़ जाता है? देखिए, अभी तमाम स्टडीज़ में देखा गया कि सर्दियों में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इसका मेन जो कहिए हम 3-4 पॉइंट्स आपको बताएंगे कि जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो है, जो कॉमनेस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है हमारे कंट्री में भी, हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है सर्दियों में ये बढ़ जाता है, इसमें दवाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि ये जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ठंड की वजह से, उसकी वजह से कोर में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसकी वजह से हार्ट की जो लोड है, चाहे आप उसको प्री लोड कहें या आफ्टर लोड, वो बढ़ जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्दियों में एक जो रक्त का जो थक्के बनने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा कॉमन हो जाती है। क्योंकि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एंजाइना या हार्ट अटैक में ये फ़र्क है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ अगर ब्लड क्लॉट हृदय की धमनियों में जमता है तो हार्ट अटैक होता है। तो ये जो हार्ट अटैक है वो क्लॉट बनने की वजह से होता है। तो सर्दियों में क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मुख्यतः ये दोनों कारण। और एक्चुअली आप ये समझ सकते हैं कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें एक मिसमैच हो जाता है, डिमांड और सप्लाई का एक मिसमैच होता है, जिसकी वजह से एंजाइना भी होता है। तो लोअर टेम्परेचर पे ऐसा कहा जाता है कि इवन हार्ट फेलियर का जो रिस्क है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है तो करीब करीब 0.7% रिस्क बढ़ जाता है हार्ट फेलियर का। तो ये सब डिफरेंट वजह हैं। दूसरी चीज़ की सडन कोल्ड एक्सपोजर की वजह से भी जो है उसकी वजह से होता है। और आपने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि मॉर्निंग वॉक में जो कोल्ड एक्सपोजर है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना, स्ट्रोक का होना और साथ में हार्ट अटैक होता है। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, दिनेश रामदेवरा से। दिनेश, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर्दियों में जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट है उनको क्या खान पान में लेना चाहिए? खाने पीने का आखिर किस तरीके के प्रिकॉशंस रखें सर्दियों में खास तौर पर? देखिए, सर्दियों में जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा कि सर्दियों में एक तो कि फ़ैट कंजम्पशन हमारे कम्युनिटी में बहुत हो जाता है। लोग मीठा, हलवा ये सब खाते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करनी है। खास करके वैसे मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उनको ये मीठे चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज़ एक कॉमन मिसबिलीफ है कि अल्कोहल लेने से, अल्कोहल मतलब शराब का सेवन करने से एक गर्मी सी आ जाती है। बट ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। उससे क्या होता है कि वेजोडाइलेटेशन की वजह से आपको फील होता है, बट इससे आपका हीट लॉस और बढ़ता है। तो 2-3 चीज़ें जो हैं, एक तो कि खाने में आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा कि नमक, खास करके ब्लड प्रेशर जो है, अगर आप ये मानिए कि सर्दियों में ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसको आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो 5 से 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बढ़ सकता है। नीचे का प्रेशर जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 5 से 15 मिलीमीटर तक बढ़ सकता है, मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है नमक के आपके खाने पे भी। तो नमक का कम करना बहुत ज़रूरी है, मीठा का सेवन ना करें। और जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया गया कि आपको एक एक्सरसाइज करनी है, एक इन्वायरमेंट ऐसा हो जहां बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर नहीं हो, या आप बाहर भी जा रहे हैं तो मॉर्निंग के जगह पे थोड़ा लेट निकलें, सनराइज़ के बाद निकलें, मल्टी लेयर में आप क्लोथिंग्स करें। अंदर का जो कपड़ा है वो सूती होने से क्या होता है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें पसीने आने से वो गीला हो जाता है और उसके एवापोरेशन से या उसके बाष्पीकरण होगी तो आपको और ठंड महसूस होगा। तो कपड़ों का, खाने का ख्याल रख के आप इस चीज़ को। और मेरा सबसे बड़ा जो आपको एक मैसेज है कि शराब का प्रयोग जाड़े में कम करें। जी, एक और दर्शक है हमारे साथ, मनदीप पंजाब से। मनदीप, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, मेरा ये सवाल है कि मेरे को ना सांस बहुत फूलती है मेरी। ओके, सांस फूलने की समस्या है? हाँ जी। जी, आपकी उम्र कितनी है मंजीत? उम्र सर मेरी 27 साल है। हाँ, 27 साल में देखिए, सांस फूलना एक सिम्टम्स है जो बहुत ही वजह से हो सकता है। ये तो हार्ट की वजह से भी हो सकता है, लंग्स की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें जो सबसे जो प्रिलिमिनरी या शुरुआती जो आप इन्वेस्टिगेशंस या जांच कराएंगे उसमें एक एक्सरे, छाती का एक्सरे कराना
बहुत लाभदायक होगा या उससे एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा है इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें आपका हार्ट का फंक्शन देखा जा सकता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होगा, क्योंकि 27 साल की उम्र में या तो कोई बचपन से बीमारी हो या कोई वाल्व की बीमारी हो। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए थोड़ा रेयर है, बट आजकल यंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी हमारे कंट्री में बहुत आ रहे हैं। हमने कितने लोगों को देखा है कि 25 से 30 साल की उम्र में भी ब्लॉकेज आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर से मिलके कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। कुलदीप है एक दर्शक हमारे साथ यहाँ पर। कुलदीप, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल है कि कई बार सर्दियों में चेस्ट पेन होता है, वो उसका कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, सर्दियों में चेस्ट पेन जो होता है या सीने में जो दर्द होती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मस्कुलर पेन भी हो सकता है, बट अगर पुरानी आपको हिस्ट्री है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम आपको रही है, तो ये एंजाइना का एक तरह से कहिए कि एंजाइना भी हो सकता है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि आपकी जो दिल को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती है, जिसको आप कहिए कि कोल्ड के इफेक्ट से वैजोकंस्ट्रिक्शन हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो उसकी वजह से जो हार्ट मसल्स को सप्लाई है, ब्लड की ऑक्सीजन सप्लाई है, वो कम हो जाती है, तो उससे एंजाइना कॉमन हो जाता है। बट अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और उसमें अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि ये मस्कुलर पेन हो, तो उसके लिए आपको अपने निकट चिकित्सक से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे हम कि जब दिल की बात आती है तो लोग बहुत ज़्यादा जो है अपने दिल का केयर नहीं करते हैं। जैसा आपने भी कहा कि सर्दियों की बात जो है वो की जाए तो लोग अमूमन जो है खाने पीने की अपनी जो क्वांटिटी है फैट की, वो कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। शराब का सेवन जो है वो कहा जाता है कि गर्मी आपके शरीर के अंदर पैदा करता है, और कुछ लोगों के अंदर ये हमने ट्रेंड देखा है कम्युनिटी के अंदर भी कि लोग अपने बच्चों को एक ढक्कन के तौर पर, एक दवाई के तौर पर ब्रांडी या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सेवन कराते हैं। क्या ये ठीक है बच्चों के लिए भी? नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और जो मैं तो फैक्ट और एविडेंस बेस्ड बात करूंगा, तो जो मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन है उसको माना गया है कि ये थोड़े से हार्ट की ब्लॉकेज को कम करती है। बट इसमें साथ में ये भी वार्निंग दी गई है कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको हृदय रोग से बचने के लिए शराब पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शराब का क्या असर पैनक्रियास पे होगा, लीवर पे होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि बच्चों को अल्कोहल देना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, और इस तरीके की ये भ्रांति है कि एक ढक्कन कोई ब्रांडी का और ये दे दो, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको बिल्कुल ही न इस्तेमाल करें अपने परिवार में। जी, एक और दर्शक हमारे साथ विनोद हैं। विनोद, क्या सवाल है आपका? चलिए, संपर्क हमारा विनोद से टूट गया। आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमने एक पैटर्न नोट किया है काफ़ी लंबे वक्त से, और काफ़ी रिसर्चेस भी डॉक्टर साहब इस पर आई हैं। हमारे देश के अंदर जो लगातार लोगों को हार्ट डिजीज़ का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या कुछ जो है वजह इसके पीछे आप मानते हैं, और कैसे इससे बचा जा सकता है? जी, मैं अगर आपको कहूं तो हम भारतवर्ष में जो है हृदय रोग की जो संख्या है वो अमेरिकन पॉपुलेशन से समझिए 5 टाइम्स ज़्यादा है, और 10 टाइम्स मंगोलियन रेसेज, अगर जापानीज पॉपुलेशन से देखें तो उससे 10 गुना ज़्यादा है। और ख़ास करके हमारे जो लोगों को जो हार्ट डिजीज होती है वो यंगर एज में होती है और काफ़ी सीवियर फॉर्म में होती है। जैसे फर्स्ट टाइम ही अगर आप डिटेक्ट होता है तो 2 से ज़्यादा 3 नसों में भी ब्लॉकेज निकलती है। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ जो है फर्स्ट प्रेजेंटेशन पहली दफ़ा ही हार्ट अटैक के द्वारा प्रेजेंट होता है, जबकि आप वेस्टर्न कंट्री में देखिएगा कि एंजाइना या जो स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना को आजकल क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसमें चलने से दर्द होता है, रुकने से ठीक हो जाता है। बट हमारे कंट्री के लिए कुछ अजीब सी बातें हैं कि आनुवंशिक तौर पे हम लोग ज़्यादा हृदय रोग से ग्रसित होते हैं। हमारे यहाँ जो हार्ट अटैक की जो उम्र है वो अन्य देशों के अपेक्षाकृत कम है। हमारे यहाँ जो डिजीज़ होती है वो मोर सीवियर और मल्टीवेसल्स का मतलब होता है कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा आर्टरियों में ब्लॉकेज मिलती है। तो निश्चित तौर पे भारतवर्ष में जो है एक समझिए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के एकदम पिक पे है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे जो कुछ भी अभी विगत कुछ वर्षों में या कहिए कि कुछ डिकेड्स में हुआ कि हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नील हो गई, जंक फूड का सेवन ज़्यादा हो गया, स्लिप प्रॉपर लोग नहीं लेने लगे, स्ट्रेस बहुत रहते हैं लोगों में, खास करके यंग जनरेशन काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है। खास करके ये जंक फूड के आने के रिवाज से और सेडेंट्री नेचर, सेडेंट्री इज इक्वल टू स्मोकिंग,
स्मोकिंग और सेडेंट्री जो आपका लाइफ स्टाइल है वो सिमिलर है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं और डेस्क जॉब करते हैं तो आपका रिस्क डबल हो जाता है। तो मेरा कहना है कि जो लाइफ स्टाइल जो चेंजेज आए हैं रिसेंटली विगत कुछ वर्षों में, खास करके लास्ट 20 ईयर्स में, वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा कंट्री एक तरह से कहिए कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के एपिडेमिक में जा रहा है। जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विनोद। विनोद, आपका क्या सवाल है? जी, सवाल ये है कि हमें एक बार हार्ट का प्रेशर बंद हुआ था जी, तो उसमें 80% जाम बताया गया था। ओके, हेलो जी जी, बोलते रहिए। 80% जाम बताया, तो मैं हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो ब्लॉकेज को साफ करने का कोई ऐसा है दवा जो कि उसको ब्लॉकेज को साफ किया जा सके? देखिए, जब भी कोई आर्टरी में ब्लॉकेज होती है तो आपके पास 3 इलाज होता है। या तो दवाइयों से आप इलाज कराएं, या फिर बैलूनिंग और स्टेंटिंग, या फिर फाइनली बाईपास सर्जरी की। इन तीनों जो ट्रीटमेंट का जो हमारे पास ऑप्शंस है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ब्लॉकेज कैसी है। जहाँ तक 80% की जो ब्लॉकेज है उसको आप दवाइयों से स्टेबल कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें अगर वो एक डिस्क्रीट है, एक छोटे से हिस्से में ब्लॉकेज है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी एक उचित उपचार है। अगर यही ब्लॉकेज मेन नस या लेफ्ट मेन, जहाँ से कि दोनों नसें लेफ्ट की निकलती है, वहाँ पे है, तो फिर सर्जरी। तो ये ब्लॉकेज के लोकेशन पे और किस आर्टरी में है और इसका कितना एरिया जो है इससे अफेक्टेड है, हार्ट मसल्स जो ये आर्टरी है उसको सप्लाई कर रही है, इस पे डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा आपको मेरा परामर्श ये है कि आप इसको ये मत समझिए कि दवा से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको जो भी आपके निकट जो भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं। आपने अगर एंजियोग्राफी की है तो उसको सीडी को देखने से वो बता देंगे कि इसमें बेस्ट क्या मॉडलिटी होगी, क्या बेस्ट तरीका होगा इस बीमारी को ट्रीट करने का। जी डॉक्टर साहब, हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में ये जो तमाम सिचुएशंस हैं, ख़ासतौर पर दिल की बीमारी को लेकर लोगों में कई लोगों की शिकायत होती है कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या ये भी एक हृदय रोग की बीमारी से संबंधित है? जी, इसको आप कहिए कि मेडिकल टर्म में हम उनको टर्म्स में एरिथमिया बोलते हैं। एरिथमिया दिल की धड़कन जो है बढ़ना या घटना, अगर बढ़ गई तो उसको टैकी एरिथमिया या टैकीकार्डिया बोलते हैं, और अगर घट गया तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो आमतौर पे जो नॉर्मल पर्सन है उसकी हार्ट रेट 60 से 90 के बीच में रेंज करती है। अगर ये काफ़ी बढ़ जाती है, मान ली कि 160, 70, 80, 200, अगर ये कुछ इस तरह की जो धड़कनें जो बढ़ती हैं वो जानलेवा होती हैं, उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन बोलते हैं। कुछ होती हैं जो उम्र के साथ होती हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है जिसमें हार्ट रेट इरेगुलर सा हो जाता है, तो वो 80 साल के बाद करीब करीब 20-25 लोगों में। तो ये एक अलग साइंस है, इसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कमरे में 2 चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है और एक पानी का सिस्टम है। तो अगर आप ब्लॉकेज को माने तो समझिए कि आपके वाटर सिस्टम में कोई ब्लॉकेज या क्लॉगिंग हो गई है। अगर आपकी बिजली में कोई गड़बड़ी है तो उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का एक कहिए कि एक साइंस है जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि किस वजह से यहाँ धड़कन तेज हो रही है या कम हो रहा है। कम अगर हो रहा है तो उसके लिए पेसमेकर एक उपचार होता है। तेज़ धड़कन के लिए एक जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, जो भी पेसमेकर की तरह का एक डिवाइस होता है, उसको लगाने से उसका इलाज होता है। तो तमाम इलाज उपलब्ध हैं, डायग्नोसिस होनी चाहिए। और ये कितना खतरनाक है, आजकल रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से भी कुछ तरह की धड़कनें हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म की जा सकती है। जी, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और क्या सवाल है आपका। ओम प्रकाश, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही। जी ओम प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जय प्रकाश। जय प्रकाश जी, जय प्रकाश साहब, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। ये बताइए कि जो ये एंजियोग्राफी आजकल हो रही स्कैन वाली, जी, स्कैन वाली एंजियोग्राफी में हमने कराया तो उसमें बताया कि सब बाएं वाली 2 नस नॉर्मल, राइट वाली थोड़ा पतली बताए, लेकिन बोले कि इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कोई खतरा नहीं है। तो क्या एंजियोग्राफी कोरोनरी स्कैन जो सीटी स्कैन मशीन द्वारा होती है वो सफल है कि एंजियोग्राफी तार डालने वाली सफल है? कौन सी सफल है? देखिए, दोनों में। इसके बाद हमको खाने पीने वाली चीज बताइए कि जिसमें आराम हो जाए, दवा न खाना पड़े। जी जी जी, एक सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी और कन्वेंशनल कॉर्नरी एंजियोग्राफी, एक तो सीटी स्कैन से होता है जो आउटडोर बेसिस पे होता है। अगर आपको
कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करानी है तो उसके लिए आपको एडमिशन करना होता है और वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर्स है। उसमें आर्टरी के थ्रू आपको एक कैथेटर को ले जाया जाता है और दोनों नसों को, जो हार्ट की नसों को हुक करके उसमें डाई डाल के देखा जाता है। तो जहाँ तक सेंसिटिविटी की बात है, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो है वो 100% सेंसिटिव है। सीटी स्कैन से होने वाले की भी सेंसिटिविटी बड़ी हाई है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो करीब करीब 95 से 98% उनकी भी होती है। कभी कभी लीजन की सिवियरिटी को एसेस करने के लिए सीटी स्कैन्स उतना कॉमन नहीं होता है, उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है, बट जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उससे आपको एग्जैक्टली ब्लॉकेज के परसेंटेज का पता चलता है। उसमें आप QCA भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है, लो रिस्क पेशेंट्स हैं, उसको आप सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। अगर हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनको आपको लग रहा है क्लिनिकली कि इनको एंजाइना हो रहा है या ECG में हार्ट अटैक है, इको में हार्ट फंक्शन कम है, उनके लिए कन्वेंशनल एंजियोग्राफी अच्छी है। अगर आपका सीटी स्कैन का जो एंजियोग्राफी है वो नॉर्मल आता है, और एक चीज़ और है उसको कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं, अगर वो भी नॉर्मल आता है तो चांस आपको हार्ट डिजीज हो इसकी बहुत कम संभावना, ब्लॉकेज की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको रिलाई कर सकते हो आप इस पे, सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी पे। और सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी में आपने जो बात कही कि राइट साइड की आर्टरी पतली थी, बहुतों की जन्म से पतली होती है, उसको नॉन डोमिनेंट राइट कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। तो अगर कोई लुमिनल, मतलब कि अगर उसके उसमें प्रवाह में, रक्त के प्रवाह में कोई ब्लॉकेज नहीं है तो आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह जांच कराएं, खान पान में और जीवन शैली में परिवर्तन करके आप आगे हृदय रोग को रोक सकते हैं। जी, तो ये वो ख़ास टिप्स हैं जो डॉक्टर साहब यहाँ पर बता रहे हैं। अपनी जीवन शैली के अंदर परिवर्तन करें, खान पान का अपना खास तौर पर ख्याल रखें, अपने दिल का अगर आपको खास ख्याल रखना है तो आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पर जुड़ने के लिए, हमारे तमाम व्यूअर्स को बेहतरीन अपनी सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।